एपिसोड 2 सगाई। आर्य के लापता होने के कारण पिछले 3 दिनों से नगर प्रमुख की हवेली में कोहराम मचा हुआ था। भले ही पिछला आर्य हमेशा कुछ न कुछ क्रूर या बुरा करता था, लेकिन वो कभी भी 3 दिन से अधिक समय के लिए गायब नहीं हुआ था। वो नगर प्रमुख का इकलौता बेटा था। भले ही नगर प्रमुख उसे डांटने में एक दिन भी नहीं चूकते थे, लेकिन उनके दिल में आर्य सबसे अधिक प्रिय था। ये बात आर्य को खिलाई गई उनकी सभी कीमती गोलियों से आसानी से पता चल जाती है। नगर प्रमुख की हवेली के सभी पहरेदार अपने छोटे मालिक की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने हर ईंट पलट दी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अंत में नगर प्रमुख ने आदेश दिया कि यदि सूर्यास्त तक छोटे मालिक नहीं मिले तो सभी पहरेदारों को वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है। निर्जन स्थान पर जहां आर्य को कैद किया गया था, वहां भी पहरेदारों की एक टुकड़ी पहुंची। अन्य सभी स्थानों की खोज करने के बाद वे अंततः इस निर्जन क्षेत्र में पहुंचे। ये छोटे मालिक हमें कभी आराम नहीं करने देंगे। वो कहीं न कहीं अपना दिन मजे से बिता रहे होंगे, लेकिन उन्हें ढूंढते हुए परेशान हम लोग हो रहे हैं। पूरा दिन उन्हें ढूंढने की वजह से आज मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है। शिकायत करना बंद करो। वो नगर प्रमुख का इकलौता बेटा है। कल मौर्य परिवार के साथ सगाई की तारीख है। अगर हम तब तक छोटे मालिक को नहीं ढूंढ पाए तो हमारे लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद मत करो। छोटे मालिक ऐसी सुनसान जगह पर कभी नहीं आएंगे। हम यहां बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रुको, आगे कोई है। जब सभी पहरेदार शिकायत कर रहे थे, उनका नेतृत्व करने वाले पहरेदार ने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक मानव आकृति उनकी ओर आ रही है। छोटे मालिक, पहरेदार ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ चिल्लाया। उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से उस मानव आकृति की ओर देखा। छोटे मालिक के अलावा वह और कौन हो सकता है? कप्तान, ये छोटे मालिक है। हमने छोटे मालिक को ढूंढ लिया है। हाँ। पहरेदार जहां खड़ा था वहां से उछल पड़ा। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो उसके सामने जो व्यक्ति दिखाई दिया वो छोटे मालिक नहीं, बल्कि उसके अपने पिता है। ये छोटे मालिक है। ये वास्तव में छोटे मालिक है। भगवान का शुक्र है। कुछ पहरेदार आर्य की ओर भागने लगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके छोटे मालिक इस तरह के सुनसान स्थान पर क्यों आए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने छोटे मालिक को जीवित और चलते फिरते पाया है। आर्यन, तुम सब यहां क्यों हो? आर्य ने कप्तान की ओर देखा। वो इस आदमी को जानता है। इसका नाम आर्यन है। टीएल। हां, गार्ड का नाम आर्यन है। आर्य नहीं। छोटे मालिक, हमने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। यदि आप प्रकट नहीं होते तो नगर प्रमुख हम सभी को मार देते। आर्यन ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से रोने वाला था। आर्य के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन अपनी बुद्धिमानी के कारण उसे सब कुछ समझने में 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा। वो पिछले 3 दिनों से लापता था, इसलिए उसके पिता बहुत चिंतित रहे होंगे। वो आसानी से कल्पना कर सकता था कि ये पहरेदार ठीक से सोए भी नहीं होंगे। अपने पिता के बारे में सोचते हुए, जिनसे वो अभी तक नहीं मिला था, आर्य के दिल में कुछ गर्माहट महसूस हो रही थी। हालांकि वो अपने पिछले जन्म में सबसे महान संत था, लेकिन उसके पास कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो उसके पिछले जन्म में उसकी देखभाल करने को तैयार हो। एक अनाथ होने के कारण उसे कभी यह जानने का मौका नहीं मिला कि पारिवारिक प्रेम क्या होता है। क्या मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं बुरी हालत में हूं? तो इसीलिए चिंता मत करो, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे मालिक, कृपया इस घोड़े पर सवार हो जाए। आर्यन ने जल्दी से अपना घोड़ा आर्य के पास पहुंचाया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस चलता रहूंगा। तुम सभी ने बहुत मेहनत की है। जब हम घर पहुंचेंगे तो तुम सभी लोग खजाने से 10 सोने के सिक्के ले सकते हो।
आर्य ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या? 10 सोने के सिक्के? आर्यन ने जब यह सुना तो वो लगभग धूल चाटने लगा। लेकिन ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। बाकी सभी पहरेदारों के भी यही हाल थे। 10 सोने के सिक्के, उनकी तनख्वाह सिर्फ 10 चांदी के सिक्के प्रति माह थी। आर्य एक वक्त पर सबसे महान संत था, इसलिए उसे पैसे की बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन इन पहरेदारों के लिए 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी दौलत थे। छोटे मालिक को क्या हुआ? उनका व्यवहार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। छोटे मालिक इतने उदार कब से हो गए? यहां तक कि वे घोड़े पर भी सवार नहीं हुए। और कुछ क्षण पहले जब से वे छोटे मालिक से मिले हैं, उन्होंने उन्हें हमेशा की तरह डांटा भी नहीं। ऐसा लगता है कि 3 दिनों तक गायब रहने के बाद छोटे मालिक पूरी तरह से किसी दूसरे ही व्यक्ति में बदल गए हैं। चलो जल्दी से चलें और छोटे मालिक का पीछा करें। आर्यन इस बड़े आश्चर्य से सबसे पहले उभरा। बाकी सभी पहरेदारों ने अपनी गति बढ़ा दी और अपने छोटे मालिक का पीछा करना शुरू कर दिया। वे अपने घोड़ों पर भी सवार नहीं थे। जब उनके छोटे मालिक ही आगे आगे पैदल चल रहे थे, तो उनमें से घोड़े पर सवार होने की हिम्मत कौन कर सकता है? नगर प्रमुख की हवेली के मुख्य हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर चिंता के भाव लिए आगे पीछे घूम रहा था। ढीले ढाले रेशमी कपड़े पहने गठिले शरीर वाला ये आदमी 7 फीट लंबा था। ये व्यक्ति वसंतपुर का नगर प्रमुख योगराज चक्रवर्ती है। चिंता मत करिए पिताजी, मुझे यकीन है कि वे सभी आर्य को ढूंढ लेंगे। नगर प्रमुख के बगल में सफेद कपड़ों में एक अच्छा दिखने वाला युवक खड़ा था। यह देखने में 17 से 18 साल का लग रहा था और पहली नजर में कोई भी समझ सकता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके चेहरे पर दुख के भाव देखे जा सकते थे, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश था। यह बिगड़ा हुआ लड़का मुझे कभी शांति से नहीं रहने देगा। अगर इसमें तुम्हारी आधी भी समझ होती तो मैं सपनों में भी हंस रहा होता। योगराज ने बेबसी से कहा। छोटे मालिक वापस आ गए हैं। एक गार्ड आया, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या? केशव लगभग जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। क्या यह लड़का वापस आ गया है? योगराज ने राहत महसूस की और तुरंत चिल्लाया, उसे अभी यहां आने के लिए कहो। यह महसूस करते हुए कि नगर प्रमुख अपना आपा खोने जा रहे हैं, गार्ड ने सावधानी से कहा, नगर प्रमुख, छोटे मालिक ने कहा कि वो थक गए हैं, इसलिए वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए और अब वे आपसे कल मिलेंगे। क्या कहा? इस लड़के के शिष्टाचार कहां हैं? योगराज ने गार्ड को घूरते हुए कहा, पिताजी, शायद आर्य बहुत थक गया है। इसके अलावा कल मौर्य परिवार के साथ सगाई का दिन भी है, तो उसे आराम करने दीजिए। केशव ने अपने पालक पिता से कहा, केशव, हमेशा उसका पक्ष मत लिया करो। यह छोटा सा लड़का और भी ज्यादा अनाज्ञाकारी होता जा रहा है। योगराज ने गुस्से से कहा, पिताजी गुस्सा मत होइए, मुझे उससे बात करने दीजिए। केशव ने कहा, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो उस पर नजर रखे और उसे अपने कमरे से बाहर न निकलने दे। मैं नहीं चाहता कि कल की सगाई में कुछ बुरा हो। योगराज ने अपनी आस्तीनें फेंकी और गुस्से में वहां से चले गए। हवेली के दरवाजे के बाहर कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। यह केशव था। जब उसने आर्य को अपने आंगन में सुरक्षित खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। उन निकम्मों ने इस कमीने को जिंदा वापस आने देने की हिम्मत कैसे की? चेहरे पर शिकन लिए केशव का चेहरा आर्य की हवेली में घुसते ही सामान्य हो गया। मेरे भाई, तुम पिछले 3 दिनों से कहा थे, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी चिंता में हूं? केशव ने चिंता भरे लहजे में कहा और अपने भाई को फिर से देख पाने की खुशी का नाटक किया। भाई, अचानक आर्य अपने भाई की तरफ बढ़ा और उसे गले लगाते हुए बोला, भाई, तुमने अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो ही दिया था। दुखी होने का नाटक करते हुए आर्य के आंसू केशव के कंधे पर टपक पड़े। केशव को गले लगाते हुए आर्य के चेहरे पर एक शिकन उभर आई। क्या हुआ भाई,
तुम्हें धमकाने की हिम्मत कौन कर सकता है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। केशव ने जवाब दिया, ये दो योद्धा हैं, यशवंत और यजवान। वे मुझे मारना चाहते थे। आर्य ने गुस्से में कहा और अपना सिर केशव के कंधे से हटा लिया। यशवंत भाइयों का नाम सुनकर केशव चौंक गया, लेकिन फिर तुरंत उदासीन चेहरे के साथ केशव ने कहा, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। भाई, वे अब मर चुके हैं। गुस्से से बोलते हुए आर्य केशव के चेहरे के भावों को देखता रहा, उसके असली चेहरे को पहचानने की कोशिश करता रहा। केशव भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो भी अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपाने में माहिर था। लेकिन सबसे महान संत होने के नाते आर्य की आंखें चील जैसी थी। वो केशव के चेहरे पर होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी पहचान सकता था। वे मर गए। वे दोनों प्राण क्षेत्र के छठे स्तर पर थे। तुमने उन्हें कैसे मारा? केशव ने संदेह से पूछा, उत्सुकता से जवाब का इंतजार करते हुए। मजाक मत करो भाई, मैं एक मूर्ख साधक हूं और मैं प्राण क्षेत्र के पहले स्तर पर ही हूं। मैं यशवंत भाइयों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो तो भगवान का शुक्र है कि प्राण क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक कुशल व्यक्ति था जिसने यशवंत भाइयों को मारने में मेरी मदद की। लेकिन बहुत बुरा हुआ कि इस नेक दिल आदमी को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था। इसीलिए वो यशवंत भाइयों को मारने के तुरंत बाद चला गया। कितने अफसोस की बात है कि मुझे उसका नाम भी नहीं पता। आर्य ने राहत और अफसोस के साथ कहा, धत तेरी की, क्या किस्मत है इसकी। केशव ने मन ही मन आर्य को कोसते हुए कहा। उसे आर्य की कही किसी भी बात पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से आर्य बिना किसी नुकसान के वापस आ सकता है। इसके साथ ही केशव को इस बात की भी राहत महसूस हुई कि यशवंत भाई मर चुके हैं, जिसकी वजह से अब उसका राज कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन उसे भविष्य में आर्य को मारने के बहुत से मौके मिलेंगे। यह कोई बुरी बात नहीं है कि वे अब मर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम बिना किसी नुकसान के वापस आ गए हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस बात पर पछताता रहता कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। केशव के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर आर्य को उल्टी आने लगी। मेरा भाई सबसे अच्छा है। आर्य ने इस भाई के प्रति आभार प्रकट करने का नाटक किया। ऐसा मत कहो, हम भाई हैं। कल मौर्य परिवार के साथ सगाई का दिन है। तुम्हें तैयार रहना होगा मेरे भाई। तुम्हारे लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। यदि तुम मौर्य परिवार की बेटी से विवाह कर सके तो तुमने हमारे परिवार के लिए एक अच्छा काम किया है। केशव ने आर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वसंतपुर में दो बड़े परिवार थे, एक नगर प्रमुख का परिवार और दूसरा मौर्य परिवार था, जो कि करीमनगर व्यापार उद्योग में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। और दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। उनके बीच बहुत प्रतिस्पर्धा थी। यदि वे किसी तरह एक दूसरे से विवाह कर सकें तो उनके संबंध स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएंगे, जिससे दोनों पक्षों को बहुत लाभ होगा। उनकी बेटी से विवाह करूंगा, नहीं मुझे इस सब से बाहर रखो। आर्य ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, भाई, यह तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। पिताजी ने इस विवाह के लिए बहुत तैयारी की है। तुम अब सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। केशव ने आर्य को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मौर्य परिवार की बेटी दिखती कैसी है। अगर आप मुझसे उससे विवाह करने के लिए कहेंगे तो यह कैसा मजाक होगा। मैं अभी भी जवान हूं। अगर आप सभी दो परिवारों के बीच विवाह ही चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार आप होंगे। आप नगर प्रमुख परिवार के बेटे भी हैं और आप मुझसे बड़े भी हैं। मैं आपसे पहले विवाह नहीं कर सकता। मेरे भाई, मैं बिल्कुल भी यह विवाह नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो खुद ही यह विवाह कर ले। आर्य अपने फैसले पर बहुत दृढ़ था। आर्य की बात सुनने के बाद केशव को पहली बार लगा कि उसका यह बेवकूफ भाई पहली बार कुछ उपयोगी काम कर रहा है।
खासकर इसलिए क्योंकि उसका आर्य को मारने का असली मकसद यही था, ताकि वो मौर्य परिवार की बेटी से विवाह कर सके और दोनों परिवारों में अपनी अहमियत बढ़ा सके। आर्य उस समय काफी खुश था, लेकिन उसने बिल्कुल भी खुश दिखने की कोशिश नहीं की। बाहर से जो कुछ भी दिख रहा था वो सिर्फ एक दयनीय चेहरा था। भाई, आप ही हो जो हमारे परिवार में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं मिस मोहना से शादी नहीं करना चाहता। जब आप मेरे बड़े भाई हो तो मैं आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? आर्य ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो एक पाला पोसा बेटा हूं। अगर मैं मिस मोहना से शादी करने के लिए राजी भी हो जाता तो पिताजी मुझे उनसे शादी नहीं करने देंगे। ये सगाई की तैयारी खास तुम्हारे लिए ही की गई है। केशव चक्रवर्ती ने असहाय भाव से कहा, लेकिन वो मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि अगर आर्य उससे शादी नहीं करना चाहता तो स्वाभाविक रूप से वो ही उसकी जगह लेगा। भी अगर आप राजी हो तो मैं वादा करता हूं कि कल आप ही मिस मोहना से शादी करोगे। आर्य ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। सच? केशव चक्रवर्ती बहुत खुश था। बेशक, आर्य ने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, हम भाई हैं। इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मिस मोहना से शादी करूंगा, उसने जवाब दिया, जैसे कि वो आर्य पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो। लेकिन अंदर ही अंदर केशव चक्रवर्ती पहले बहुत ज्यादा रोमांचित था। आप सच में मेरे भाई हो, आर्य ने चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ कहा, जैसे कि वो जोर से रोने वाला हो। भाई, हम ऐसा ही करेंगे। कल मुख्य हॉल में कुछ मत बोलना और ऐसा दिखावा करना कि जैसे आपको कुछ नहीं पता, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आर्य ने कहा, कोई बात नहीं, तो अब मैं चलता हूं और तुम्हें भी आराम करना चाहिए, तुम भी थक गए होगे। जाने से पहले आर्य के कंधे पर हाथ फेरते हुए केशव चक्रवर्ती सोच रहा था कि उसका ये बेवकूफ भाई इस मामले में उसकी कैसे मदद करने वाला है। लेकिन उसने पहले जो कुछ भी देखा था उससे इस बात की संभावना बहुत अधिक थी कि उसका ये बेकार भाई कल कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। मिस मोहना से विवाह करने पर न केवल नगर प्रमुख के परिवार में मेरा रुतबा बढ़ेगा, बल्कि मौर्य वंश में भी मेरा स्थान पक्का हो जाएगा। ये सच में मूर्ख है, अपने विवाह के अनुरोध को ठुकराकर मुझे अपने स्थान पर विवाह करने के लिए कह रहा है। लेकिन फिर भी आखिरकार इस मूर्ख ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया। जब मैं दोनों परिवारों में पर्याप्त अधिकार प्राप्त कर लूंगा, तब मैं इस मूर्ख से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लूंगा। केशव चक्रवर्ती ने हवेली से बाहर निकलते ही अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वही हवेली के दूसरी ओर आर्य अपने चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान के साथ खड़ा था। मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश रहे हो, जिसकी वजह से तुम बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। अगली सुबह लोग नगर प्रमुख हवेली को रिबन और रोशनी से सजाने में व्यस्त थे। आज दोनों परिवारों के लिए सगाई समारोह का दिन था, ऐसा कुछ जो वसंतपुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मौर्य वंश का मुखिया पधार रहे हैं। पृष्ठभूमि में पहरेदारों की जोरदार घोषणा के साथ एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति नगर प्रमुख हवेली के मुख्य द्वार से अंदर आया। इस व्यक्ति का शरीर बहुत बड़ा था, जिसके पास खड़े होने पर नगर प्रमुख भी दुबले पतले लग रहे थे। यह लगभग 40 वर्ष का लग रहा था और फूलों की पोशाक पहने हुए था, लेकिन वो बाघ की तरह मजबूत और बहादुर चल रहा था। यह मौर्य वंश का मुखिया है, जयन मौर्य, एक व्यवसायी। हाँ, मेरे महल में आपका स्वागत है भाई जयन। मुझे आशा है कि आप यहां रुकने का आनंद लेंगे, योगराज चक्रवर्ती ने दोस्ताना तरीके से कहा। और फिर योगराज चक्रवर्ती अपने मेहमान केशव चक्रवर्ती और आर्य को साथ लेकर चलने लगे। मेरी खुशी नगर प्रमुख योगराज, आज हमारे परिवारों की शादी की सगाई की तारीख है। मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। भले ही जयन मौर्य बोल्ड और स्पष्टवादी लग रहा था, लेकिन आर्य की नजर में वो सिर्फ एक बूढ़ा चालाक व्यक्ति था। आर्य ने जयन मौर्य के पीछे देखा,
लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। जैन मौर्य अकेले आए थे। बेशक यह पर्याप्त से अधिक था। वसंतपुर में लगभग कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसमें जैन मौर्य को भाग लेने की आवश्यकता थी, लेकिन यहां अकेले आकर वे पूरे मौर्य वंश का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। कृपया अंदर आइए, भाई जयन। योगराज चक्रवर्ती स्वागत भाव से सभी को मुख्य हॉल की ओर ले गए। मुख्य हॉल के अंदर योगराज चक्रवर्ती जैन मौर्य के सामने बैठे थे। आर्य और केशव चक्रवर्ती उनके पीछे खड़े थे। भाई योगराज, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज मेरे आने का उद्देश्य मेरी बेटी की शादी आपके परिवार में करवाने की इच्छा है। यहां हम आपके बेटे और मेरी बेटी के आधिकारिक विवाह समारोह की तारीख तय करेंगे। जैन मौर्य ने खुलकर कहा, बेशक एक बार उनकी शादी हो जाने के बाद वसंतपुर में हमारे दोनों परिवार समृद्ध होंगे। योगराज चक्रवर्ती ने सिर हिलाते हुए मुड़कर आर्य से कहा, आर्य आगे आओ और अपने ससुर को नमस्कार करो। बहुत बढ़िया, तुम्हारा बेटा अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है। जैन मौर्य ने आर्य को देखा और उसकी तारीफ करते रहे, लेकिन अंदर से उन्हें पता था कि वो सिर्फ बकवास कर रहा था, क्योंकि वसंतपुर में हर कोई आर्य की खराब प्रतिष्ठा के बारे में जानता था। जब साधना की बात आती थी तो वो घटिया प्रतिभा वाला एक प्लेबॉय था, लेकिन जैन मौर्य को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो अपने होने वाले दामाद से बहुत संतुष्ट लग रहा था। ज्यादातर समय परिवार का हित व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पिताजी, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा। आर्य ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, क्या यह शादी बड़े भाई के लिए नहीं है? आर्य की बात सुनकर योगराज चक्रवर्ती और जैन मौर्य चकित रह गए। जैन मौर्य ने अपना सिर केशव चक्रवर्ती की ओर घुमाया और केशव चक्रवर्ती को परखना शुरू कर दिया। वो खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक पाया। इसे हम एक प्रतिभाशाली और अच्छा दिखने वाला युवक कहते हैं। इतनी कम उम्र में वह प्राण क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। आर्य, ये बकवास बंद करो। योगराज चक्रवर्ती ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, पिताजी, मैं मूर्ख नहीं हूं। अपनी योग्यताओं के साथ मैं मिस मोहना के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ शायद उन्हें भी तकलीफ होगी। मेरे बड़े भाई इतनी कम उम्र में ही प्राण क्षेत्र दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। पूरे वसंतपुर के युवाओं में से वो मिस मोहना से विवाह करने के लिए सबसे योग्य है। मैं अभी विवाह करने के लिए बहुत छोटा हूं। हालांकि बड़े भाई और मिस मोहना की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, फिर भी वो उनसे विवाह करने में रुचि रखते हैं। अगर वो मिस मोहना से विवाह कर सकते हैं तो ये एक आदर्श जोड़ी होगी और इससे मौर्य वंश के साथ हमारे संबंध भी बेहतर होंगे। आर्य ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हुए बार बार अपने बड़े भाई की तारीफ की। आर्य के बगल में खड़ा केशव चक्रवर्ती आर्य की बात सुनकर रोना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि उसका छोटा भाई उससे कितना प्यार करता था। हां, तो भाई योगराज, तो आर्य आपके बड़े बेटे की शादी में मदद करना चाहता है। मुझे कभी नहीं पता था कि केशव चक्रवर्ती मेरी बेटी से इतना प्यार करते हैं। यह व्यवस्था एक दुर्लभ है। जैन मौर्य जोर से हंस रहे थे। हां, यह विवाह उपाय दोनों परिवारों के सर्वोत्तम हित में थी, लेकिन अगर उसे केशव चक्रवर्ती और आर्य के बीच चयन करने का मौका मिलता तो वो इतना भी मूर्ख नहीं था कि वो आर्य को चुनता। योगराज चक्रवर्ती गुस्से से उबल रहे थे। वो इस कमीने को घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन फिर भी वो जैन मौर्य को खुश देखकर वो चुप रहा। आर्य ने केशव चक्रवर्ती की बहुत तारीफ की थी और उसने ये जाहिर कर दिया था कि केशव चक्रवर्ती मिस मोहना को बहुत पसंद करता है। योगराज चक्रवर्ती जानते थे कि अगर वो जिद करेंगे तो न केवल उनका बेटा भड़केगा, बल्कि जैन मौर्य भी खुश नहीं होंगे। केशव, अपने ससुर से मिलो। झेनहा योगराज ने एक मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। एकदम कमजोर और असहाय। आपको नमस्कार, ससुर जी। केशव ने जैन मौर्य की ओर
सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। हंसो और खुश हो, क्योंकि बाद में तुम खूब रोगे, आर्य ने सोचा। फिर उसने अपना गला साफ किया और कहा, अंकल जयन, मेरे बड़े भाई की भी एक और इच्छा है। अच्छा, तो बताओ। जब भाई योगराज और मैं साथ हों तो कोई भी इच्छा असंभव नहीं है। जाहिर है जयन मौर्य बहुत अच्छे मूड में थे, लेकिन वही दूसरी ओर केशव चक्रवर्ती स्तब्ध था। उसने आर्य की ओर देखा और याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने आर्य से क्या कहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आर्य से ऐसी कोई बात कही थी। मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो लंबे समय से मौर्य वंश की प्रशंसा करते हैं। अगर वो मौर्य वंश में शादी कर सकते हैं तो उन्हें इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार उसकी लोमड़ी की पूंछ दिखी गई। आर्य ने जो कहा उसे सुनकर केशव चक्रवर्ती का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। भाई, तुमने अभी क्या कहा? केशव चक्रवर्ती ने गहरी धीमी आवाज में पूछा। क्या आर्य केशव चक्रवर्ती को नगर प्रमुख महल से निकालने में कामयाब हो पाएगा, या केशव चक्रवर्ती करेगा जोरदार पलटवार? और मिस मोहना, क्या वो सच में परी जैसी सुंदर है, या इसके पीछे छिपी है जैन मौर्य की कोई गहरी चाल? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या में। देखते रहिए रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या, सिर्फ और सिर्फ ऑडियोवर्स यूट्यूब चैनल पर।